नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रकाश कुमार मौर्य आप सभी का आज के इस YouTube के लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस लाइव सेशन के तहत हम आपको आपकी मिट्टी, आपका क्षेत्र, आपकी जगह, आपकी पृष्ठभूमि से जो रक्त रंजित हुए, जो रक्तपात हुए, जो युद्ध हुए, ये युद्ध यूं ही युद्ध नहीं थे बल्कि ऐसे ऐतिहासिक युद्ध हुए जिस युद्ध ने भारत की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल के रख दिया। हम आज आपके सामने उस युद्ध की एक एक स्थितियों की गाथा सुनाने वाले हैं, लिखित रूप से सटीक विश्लेषण करके दिखाने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको अपने अंदर उस प्रकार के ज्ञान और समझ की एक जानकारी प्रस्तुत होगी जिसमें कि आपसे अगर कभी भी कोई भी बक्सर के बारे में पूछ दे कि बक्सर का युद्ध क्या था, क्यों लड़ा गया था, तो आप उसको केवल 22 अक्टूबर 1764 और हेक्टर मुंडो तथा यहां की 3 सेनाएं जो कि मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में लड़ी गई थी, इतना न कह करके उसको कहें कि भैया जब आपने टॉपिक छेड़ दिया है हमारे क्षेत्र का तो अब पूरा विश्लेषण सुनिए। तो मैं उस ऐतिहासिक चीजों की जानकारी आपके बीच देने वाला हूं। यकीन मानिए YouTube के इस क्षेत्र में मैं तो फेंकता नहीं हूं, भली भांति जानते हैं जितना क्षमता है उतना ही बोलता हूं। उसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ कह दूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा, इतना सटीकता से, इतनी एक एक पॉइंट को एक के बाद एक रह करके इतिहास को उस कहानी के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसको कि आप सुनने के बाद आपको लगेगा कि हम विद्यार्थी नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन हां, हमने जो जानकारी पाई ये जानकारी वाकई में एक ऐतिहासिक जानकारी आपके लिए साबित होगी। बहरहाल हम आपको अभी 480 के क्वालिटी पर दिखा रहे हैं। आप जरा मुझे बता दीजिए कि वीडियो चल रहा है या साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके बाद मैं लगातार इस चीज को जारी रखूंगा। तो प्लीज अभी आप मुझे बता दीजिए, आप लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं, क्या सही से चल रहा है या कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी गुड मॉर्निंग आप लोगों को भी। प्लीज प्लीज जल्दी 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 करिए, जल्दी। अब तो आज बक्सर मालूम चलेगा कि सच में क्या था। चलिए, विकास जी का कहना सब ठीक है। तो आइए विकास जी, अब देखिए मुझे और नोटबुक अपना तैयार करके रखिएगा। और आप सबसे कहेंगे, जो लोग देख रहे हैं अभी, ट्विंकल हो, गुड़िया हो, रोहित हो, आप पार्वती हो, रविंदर हो, वंदना हो, आप सबसे कहेंगे कि आप अपने ग्रुप में एलसीसी में या अपने फ्रेंड्स लोग के पास भी, ट्विंकल अपने लोग के पास भी आप भेज दीजिए जो आपके कांटेक्ट में हो, जो लाइव सेशन चल रहा है, ताकि सभी लोग जुड़ सकें। और यकीन मानिए, जय हिंद विश्वास जी, यकीन मानिए ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जिस तरह से हम आपको आज बक्सर बताने वाले हैं। सो प्लीज मेरी भावनाओं को भी समझिए और जहां तक हो सके इसे आप सेंड कर दें। चलिए, अब तो हम सीधे बोर्ड पर मिलते हैं आपके लिए। तो दोस्त, जैसा कि मैंने लिखा है बक्सर का युद्ध और टॉपिक डाल दिया है 22 अक्टूबर 1764। तो यदि आज से पहले कोई हमसे या आपसे पूछता था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो हम लोग बता देते थे उसका उत्तर कि चलो भैया, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। लेकिन अगर हम इसी पर तुरंत गोली दाग दे, कहें कि बताइए बक्सर के युद्ध का कारण क्या था, बक्सर के युद्ध होने के पीछे का कारण क्या था, तो मुंह छोटा हो जाएगा लड़कों लोगों का, क्योंकि कारण तो आज तक नहीं मालूम था उन लोगों को कि बक्सर के युद्ध का कारण भी कुछ था क्या। और भैया, बिना कारण के कोनो युद्ध थोड़े होता है।
बिना कारण का तो आपके घर में झगड़ा भी नहीं होता है, तो इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। तो आज उन सभी चीजों का ऐसा खंडन करने वाले हैं कि आप शॉक्ड हो जाइएगा ये चीजें देख करके कि क्या ऐसा स्थिति थी। तो आइए शुरू करते हैं हम इन चीजों को कि दोस्त, हमने बक्सर के युद्ध को समझाने बताने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने पॉइंट नंबर 1 में चर्चा किया है पलासी के युद्ध के बारे में। तो पलासी के युद्ध का परिणाम क्या था? तो पलासी के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि जो कह सकते हैं कि पलासी का युद्ध जो घटित हुआ 1757 में, उस 1757 में पलासी के युद्ध के दौरान वहां के तत्कालिक नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और इन षड्यंत्रकारियों में से जो उसका सेनापति सेना नायक था, गद्दार सेना नायक जिसको कहें हम, मीर जाफर, उसको नवाब बनाया गया। तो केवल इतना ही नहीं था बल्कि उसका परिणाम एक बृहद था, क्योंकि भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में अंग्रेजों ने अपना पहला ईंट यहां पे डाला था। और इस तरह से प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप जहां पर 1757 में मीर जाफर को नवाब का पद दिया गया और तमाम गद्दारों को अलग अलग प्रकार का पद दे दिया गया, लेकिन इसी बीच कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपने एक रेजिडेंट, जिसको कि लोग अंग्रेज अधिकारी एक समझिए मोट भाषा में, एक अंग्रेज अधिकारी को क्या किया कि बंगाल के नवाब के दरबार में बैठा दिया कि कोई भी ये काम करेगा और ऐसा वैसा काम किया तो इसकी सूचना हम तक पहुंचा देना। अब रही दूसरी बात कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में पुनः कर मुक्त व्यापार शुरू हो गया, जो कि अभी कुछ समय पहले सिराजुद्दौला के दौरान जब युद्ध हो रहा था या उसके पहले की स्थितियों में थोड़ी सी ये पाबंदी थी। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में पुनः कर मुक्त व्यापार शुरू हो गया। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को रखा तथा कह सकते हैं कि उन सैनिकों के खर्चे के लिए मीर जाफर से कहा कि हमको 24 परगना की जागीरदारी चाहिए, यानी कि 24 परगना के दीवानी वसूलने का जिम्मा हमको होगा, यानी कि वहां से जितना भी उगाही होगा वो कर मिलेगा, वह कर मीर जाफर के हिस्से या नवाब के हिस्से न जाकर के वो सारा पैसा हम लोग के पास आएगा, यानी कि 24 परगना की जागीरदारी मांगी ताकि ये हमारे खर्चा चलाने के लिए हो सके। इसके बाद बोला कि देखो तुम नवाब तो रहोगे लेकिन तुम हमारे हाथों की कठपुतली रहोगे, तुम हमारे हाथों के ही अंदर काम करोगे, तुम अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हो जब तक कि हमारा आदेश उसमें ना हो, यानी केवल तुम नवाबी करो, बाकी सारा काम हम देखेंगे। यानी तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार का आंतरिक कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि रॉबर्ट क्लाइव या वहां के तत्कालिक गवर्नरों का आदेश न हो। तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए कहीं ना कहीं पहले ही शर्त रख दिया गया था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। यहां तक कि कुछ इतिहासकारों ने इसको मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कह के पुकारा है, क्लाइव का गीदड़ कहा है। और दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं कि मीर जाफर को वैसे नवाब की संज्ञा दे दी गई है इतिहासकारों के द्वारा कि यह वैसा नवाब था जिसके झोली में से जब चाहे अंग्रेज हाथ डाल करके जितना पैसा चाहे उतना निकाल सकते थे। तो इस प्रकार का कह सकते हैं कि एक प्रकार का समझिए मोट में ही में पेटीकोट शासन था, यानी कि कुछ चलता उलता नहीं था, वो चुपचाप दुम दबा के बैठल रहता था, नवाब कहने भर का था, बाकी अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली भर था। इसके बाद कह सकते हैं इस प्रकार से एक प्रकार से राजनैतिक नियंत्रण पूरी तरह से बंगाल में काबिज हो गया था, यानी कि बंगाल में राजनैतिक नियंत्रण अंग्रेजों ने काबिज कर लिया था। और इसी को पुस्तकों में जब पढ़िएगा आप डीप बड़े बड़े मोटी मोटी पुस्तकें, तो उसमें मिलेगा कि बंगाल की पहली क्रांति किसे कहा गया। तो मैं आपको बताऊं कि मीर जाफर के द्वारा सत्ता को हासिल करने, नवाब बनने का ही समय बंगाल की पहली क्रांति कहलाया। तो इस तरह से बंगाल की पहली क्रांति, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्लासी के युद्ध का परिणाम यह रहा
कि जो अंग्रेज अभी केवल चंद जगहों के मुरीद हुआ करते थे, वह बंगाल में अपना राजनीतिक एक सत्ता हासिल कर गए थे। उनका चेहरा नहीं था, लेकिन कमांड उन्हीं का था। वह अपनी हाथों की कठपुतली बनाकर मीर जाफर के सहारे शासन करते थे, मनमाना छूट से अपना व्यापार करते थे। उनको एक प्रकार का परिचय पत्र बहुत पहले से प्राप्त था मुगलिया बादशाह के द्वारा, जिसका नाम था दस्तक। उस दस्तक नामक परिचय पत्र को कह सकते हैं दिखा करके अपना व्यापार मुक्त तरीके से, यानी बिना टैक्स दिए अपने सामान को यहां से वहां से यहां ला जा सकते थे। और ये यही नहीं करते थे, बल्कि ये इतना घूसखोर था अंग्रेजवा कि लोग तो आपन व्यापार में समन्वय ने सोने करता ही था, वो दूसरे व्यापारियों का, यहाँ के सामान्य व्यापारियों का भी सामान अपने कह सकते हैं सामान बता करके यहां से वहां कर देता था, जिसके चलते जो लोकल व्यापारी था भारत का, वो भी अब नवाब को कर नहीं देता था। जिसके चलते अब कह सकते हैं परिणाम क्या निकला यहां पर, तो परिणाम ये निकला कि प्लासी के युद्ध के बाद का परिणाम यह निकला कि अंग्रेज अपनी मनमानी से जितना धन चाहे उतना निकाल लेते थे, और कह सकते हैं कि व्यापार में भी कर मुक्त करने के चलते अपने तो किसी प्रकार का कर नहीं देते, दूसरका की लोकल व्यापारियों के सामान को भी अपना बता करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देते, उसके द्वारा आधा पैसा ले लेते, लेकिन राजकोष में 1 रुपया नहीं जाता। तो कारण नंबर दूसरा, राजकोष हो गया खाली। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राजकोष हो गया खाली, और राजकोष जब खाली हो गया बंगाल का, ध्यान दीजिएगा मैं आपके लिए आया हूं और बहुत मेहनत किया हूं, क्योंकि ऐसी पढ़ाई कभी बक्सर की ना तो कभी किसी ने देखी होगी ना पढ़ी होगी, ये मैं दावा करता हूं क्योंकि मैंने मेहनत किया है इतना। तो दोस्त अब राजकोष खाली हो गया, तो राजकोष खाली होने पर क्या हुआ कि अब मीर जाफर ने क्या किया कि जो इसके बिहार के अलग अलग दीवान थे, जो दीवानी वसूलते थे, मालगुजारी वसूलते थे, कर वसूलते थे, जो उड़ीसा के दीवान थे, जो छोटे मोटे राजा थे, उन सब पे जोर आजमाइश करने लगा मीर जाफर। क्योंकि भाई मीर जाफर के भी तो अपने सिपह सलार है, उसके सैनिक है, उसका इतना बड़ा दरबार है, उसके पास भी तो पैसा होना चाहिए लोगों को पेंशन देने के लिए, खर्चे देने के लिए, खर्चे उठाने के लिए। अब उसके राजकोष में पैसा था ही नहीं, जिसके चलते उसके अधिकार में आने वाले सभी बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानों को, जो दीवान जो थे ये कर वसूलते थे, दीवानी वसूलते थे, इन पे प्रेशर डाला कि देखिए जल्दी से जल्दी लाइए। अब प्रेशर डालने के चलते जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवान थे एकदम खिसिया गए, बोला कि अरे भाई देखा ना हमरा पे प्रेशर आजमाइश कर रहा है। जिसके चलते मीर जाफर से उन दीवानी वसूलने वाले जागीरदारों की आंतरिक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और आंतरिक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भाई युद्ध हो, वो चाहते थे कि ठीक है मीर जाफर को बोले कि तुम युद्ध मत करो, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे तरीके से भी पैसा ले लेंगे, तुम युद्ध मत करो। इसके साथ ही साथ मीर जाफर भी अब तक यह समझ चुका था कि भाई अंग्रेज हम जितने अपने खजाने में पैसा डालेंगे अलग अलग कारण बता करके वो क्या करेंगे, पैसे निकालने शुरू कर देंगे। इसलिए इसने डचों की ओर अपना हाथ बढ़ाया, डचों को अपनी सहायता देना शुरू किया। और जब डचों को सहायता देना शुरू किया और डचों की स्थिति थोड़ी मजबूत होती गई, तभी क्या किया, अंग्रेजों ने मीर जाफर का जो सहायता वाला हाथ था डच वाला, वो हाथे काट दिया। कैसे भाई, तो क्या किया कि बेदरा का युद्ध हुआ है 1759 में, अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। इस बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया अंग्रेजों ने, और भारत के राजनीतिक सोच को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया। बोला कि केवल व्यापार करना है तो व्यापार करो, राजनीति में आओगे तो 3 लकड़ी पे भेज देंगे। तो कुल मिला जुला के बेदरा का युद्ध निर्णायक युद्ध था डचों के लिए, जिसमें डचों की पराजय हो गई, जिसके चलते मीर जाफर का भी जो एक हेल्पिंग हैंड था, एक मित्रता का हाथ था, वो छूट गया। रही दूसरी बात की इसी दौरान जो कि कर्नाटका का तृतीय युद्ध चल रहा था,
और कर्नाटका का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए कर्नाटका का तृतीय युद्ध, गर्दा हो जाएगा दोस्त, समझ में एक एक लाइन आ जाएगी, सपने में भी उत्तर दीजिएगा उसका। तो इस वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, और इस वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे से अपनी सारी, कह सकते हैं, जोर आजमाइश कर ली, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों का भी बुरी तरह से हार हो गया, जिसके चलते कि अब फ्रांसीसियों का भी राजनीतिक सपना यहां पे टूट गया, और अंग्रेजों ने उनकी बहुत सारी कह सकते क्षेत्र को अपना कर लिया, जीत लिया, और संकुचित कर दिया कि केवल व्यापार करना होगा। यहां तक ये भी हो गया कि आप फ्रांसीसी भारत में अपनी सेना नहीं रख सकते हैं, यानी कि जो डबल हैंड थे मीर जाफर के हेल्प करने वाले, वो दोनों टूट गए। इसके बाद अंग्रेजों पर क्या किया मीर जाफर ने, प्रतिबंध लगाना शुरू किया। बोला कि देखिए आप लोग जैसे मन वैसे मनमानी मत करिए, क्योंकि आप लोग जो है दस्तक नामक परिचय पत्र दिखा करके तुरंत सामानों का, कह सकते हैं कि इधर से उधर आप लोग कर दे रहे हैं और कर नहीं दे रहे हैं। आप अपना करिए, भारतीयों का क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग डुप्लीकेटो दस्तक बनवा लिए हैं, कि उस दस्तक पर तो मुगलिया सल्तनत के शासक का मुहर होगा, तब न मान्य करेंगे हम, क्योंकि वो मुगल शासक ने जारी किया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में आप कर मुक्त होकर के व्यापार कर सकते हैं। ये कौन किया था मालूम है? वह फर्रुख किया था, बड़ी दुष्ट था। देखिए अब क्या हुआ कि अंग्रेजों पर क्या हुआ कि प्रतिबंध लगा रहा है मीर जाफर। तो अंग्रेजों पे प्रतिबंध लगाने से उन लोगों की, देखो मेरी बिल्ली मुझी को मैं आऊं, अब सोचिए तो हम ही इसको नवाब बनाए, आई कह रहा है कि ना ना हम तोरा थैली में हाथ नहीं लगाएंगे, हमारा थैली में हाथ लगा के सोना मत निकालिए। तो अंग्रेजों पर जैसे ही मीर जाफर ने प्रतिबंध लगाया, तो मीर जाफर के प्रतिबंध लगाने से अंग्रेज क्रोधित हो बैठे, एकदम क्रोधित हो गए। ना ना ये ठीक नहीं है, इसको गद्दी से हटाओ, इसका कोई दूसरा विकल्प लो, ये गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, ये हम ही को आंख दिखाने लगा है। इसी बीच एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव, जो अभी बंगाल का गवर्नर था, इसको इंग्लैंड वापस बुला लिया गया, और इंग्लैंड वापस बुलाने के चलते एक कार्यकारी गवर्नर बनाया गया जिसका नाम था हालवेल। ये वही हालवेल था जो कह सकते हैं कि काल कोठरी की घटना में जब सिराजुद्दौला ने 14 फीट चौड़ा और 18 फीट लंबा एक घर में 146 अंग्रेजों को कैद करके 3 दिन तक छोड़ दिया था, जिसमें कि 123 गो अंग्रेज मर गए थे दम घुटने के चलते, 23 गो बचे थे। वह 23 गो में से इहो एगो हालवेल था जो कि पूरा झूठ का प्रचार किया था। इसी हालवेल को अब कार्यकारी गवर्नर बनाया गया। तो यह हालवेल क्या हुआ कि क्लाइव के जाने के बाद कार्यकारी गवर्नर बना, और इसी हालवेल ने क्या किया, इसी हालवेल ने कहा कि अरे ना ना मीर जाफर जो है ना ये योग्य नहीं है, ये है तो सेनापति, सेनापति है, कह सकते हैं कि अब राजा बना है, इसके चलते कह सकते हैं कि अन्य छोटे अधिकारियों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए मीर जाफर को यहां से हटा देना चाहिए। तो ठीक है भाई, तो इस तरह से राजकोष खाली हुआ, जिसके चलते मीर जाफर ने दबाव बनाया बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी वसूलने वालों पर, जिसके चलते आंतरिक युद्ध की स्थिति उनसे उत्पन्न हो गई मीर जाफर की। उसको किसी तरह से अंग्रेजों ने कंट्रोल किया। तब मीर जाफर ने डचों की ओर और फ्रांसीसियों की ओर हेल्प का हाथ बढ़ाया। तभी डचों और फ्रांसीसियों को बेदरा और वांडीवास के युद्ध में क्रमशः 59 और 60 में हरा करके अंग्रेजों ने उनकी राजनीतिक सोच को सीमित कर दिया। अब रही बात की अब क्या पहुंचा यहां पे कि अंग्रेजों पर प्रतिबंध लगाया, तब मीर जाफर की प्रतिबंध लगाते हैं, तो प्रतिबंध लगाने के चलते अंग्रेज आग बबूला हो गए और इसको हटाने के बारे में सोचने लगे। इसी बीच में क्लाइव चला गया इंग्लैंड, कार्यकारी गवर्नर बना हालवेल, और इस हालवेल ने अब मीर जाफर को हटाने की पूरी षड्यंत्र और योजना सोच ली, और इसके बदले में इसी के, कह सकते हैं इसके बदले में इसी के जमाता को, यानी किसी के बहनोई को अब यहां पर लेके आता है अगला, कह सकते हैं नवाब बनाने के लिए। तो पॉइंट नंबर तीसरा आप देख रहे होंगे यहां पे, तो पॉइंट नंबर तीसरा यहां पे दिख रहा होगा आपको कि पॉइंट नंबर तीसरा है बेंसिस आर्ट, जो कि एक नया गवर्नर बना। ये तो कार्यकारी गवर्नर था हालवेल, तो बेंसिस आर्ट एक नया गवर्नर बना, और ये जब नया गवर्नर बना
तो इसको हालवेल ने समझाया कि देखिए ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसलिए मीर जाफर को हटाइए और एक दूसरे व्यक्ति को लाया गया। तो 1760 में मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का जमाता था, तो मीर कासिम को लाया गया। और मैं आपको बताऊं कि यहां पर फिर से एक बढ़िया प्रश्न निकल के ऑब्जेक्टिव में आ रहा है कि बंगाल की दूसरी क्रांति किसे कहा गया। तो 1760 में मीर जाफर को गद्दी से उतारने की घटना ही बंगाल की दूसरी क्रांति कहलाती है। 1760 में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाया जाना ही बंगाल की दूसरी क्रांति कही जाती है। और इस 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। क्या बनाने की बात कही गई थी अभी। तो इस बेंसिस आर्ट ने कहा कि ठीक है मीर कासिम, हम तुमको बना देंगे बंगाल का नवाब, लेकिन ये बताओ कि तुम बंगाल का नवाब बनोगे तो मेरे लिए क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। तो बोला कि मालिक हुजूर, माई बाप आप जो कहिए करेंगे। बोला कि ठीक है, तो हमको 3 गो जिला दे दो। कौन कौन? अंग्रेजों ने कहा वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी वसूलने को दे दो, यानी कि कर वसूलने का जिम्मा हमारा होगा, वसूल के हम अपने पेट में रखेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी चाहिए। बोला कि ठीक है, ले लीजिए। इसके बाद बंगाल में ही एक सिलहट है और बोला कि यहां पर जो चूना का उत्पादन होता है, इससे उत्पादित होने वाले आय का 50% हिस्सा हमको चाहिए। बोला कि तथास्तु, जाओ तुम्हारा हो गया। उसके बाद बोला कि ठीक है इतना तो हो जाएगा, लेकिन हमारे को क्या दोगे तुम, ये तो कंपनी को दे रहे हो, मुझको क्या दोगे। तो बोला कि आपको क्या चाहिए। तो बोला कि हमको 50,000 पाउंड दे दो। बोला कि चलिए तथास्तु, हम आपको 50,000 पाउंड दे दिए। बोला कि अच्छा ठीक है, तब तो जितना हो सकता था, ये नया नया गवर्नर बेंसिस आर्ट जो आया था सोचता था उतना पैसा चूस ले इससे। तो बोला कि ठीक है, हम तुमको नवाब का पद दे रहे हैं तो हमारे भी अधिकारियों को भी कुछ दो। तो उनके अधिकारी में पहले थे ये हालवेल, इसको 27,000 पाउंड, अन्य को 25,000, 10,000, 5,000 पाउंड, इस तरह से बहुत सारी धनराशि इस कह सकते हैं कि मीर कासिम ने नवाब का पद हासिल करने के लिए अंग्रेजों को दे दिया। लेकिन इसके बाद मीर कासिम ने भी शर्त रखी, 2 शर्त। मीर कासिम ने कहा कि हमने आपको इतना दे दिया, हमको भी कुछ चाहिए। बोला कि क्या चाहिए। बोला कि हमको सैनिक सहायता चाहिए। तो बोला अंग्रेज की ठीक है, हमारे पास सैनिक है, बंगाल में रहबे करते हैं, तो जब तुमको आवश्यकता होगी, युद्ध होगा, तो तुम मेरे सैनिकों का इस्तेमाल कर लेना। बोला कि ठीक। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मांग मांगा था, और दूसरा महत्वपूर्ण मांग क्या था? मीर कासिम ने कहा कि आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमने आपको पैसा दिया, आपको पैसा से मतलब है। हमने आपको दीवानी वसूलने के लिए आपका मन चाहा 3 जिला वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव दिया, आप वसूलिए। आपने कहा कि हमको सिलहट का 50% चूना उत्पादन का पैसा चाहिए, ले लीजिए। आपने 50,000 पाउंड मांगा, ले लीजिए। आपने 30,000, 25,000, 10,000 जो मांगा मैंने दे दिया। लेकिन हम नवाब हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे शासन करेंगे। मेरे आंतरिक मामलों में आप टांग मत अड़ाइएगा, हस्तक्षेप मत करिएगा। अंग्रेज बस चीनिये के जैसन है, जैसे आजकल का चीन है, हमेशा से बोलता है, मुंह पे बोलेगा लेकिन करेगा नहीं। ठीक उसी तरह से अंग्रेज थे, बोलते थे कि ठीक है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और फिर वो कर देते थे। तो मसला ये रहा कि बोला कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा, ऐसा बात कहा गया। पॉइंट नंबर 4 मैंने लिखा है कि मीर कासिम अब 1760 में जैसे ही बन जाता है, 1760 में बंगाल का नवाब। इस बंगाल के नवाब बनने के साथ ही साथ अब इसने क्या किया भाई, कि बहुत सारे कार्य किए। और ये बहुत बार पूछता है कि मीर कासिम के द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से थे। तो कमेंट करके बताते रहिए लोग, कैसा लग रहा है आप लोग को सेशन, और प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। तो हम आपसे ये कहें कि मीर कासिम के कार्य क्या क्या थे। तो मीर कासिम के कार्य सुनिएगा क्या क्या थे। तो पहला उसने क्या किया कि जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद, यानी कि बंगाल की राजधानी पहले थी मुर्शिदाबाद,
उसी मुर्शिदाबाद से सिराजुद्दौला शासन कर रहा था, जहां पर षड्यंत्र कर दिया गया और उस षड्यंत्र के तहत उसने अपना राजपाट के अलावे अपनी जान भी गंवा बैठी। तो अब इसने सोचा कि वहां पर इतना षड्यंत्रकारी माहौल है मुर्शिदाबाद में, हम मुर्शिदाबाद राजधानी नहीं बनाएंगे, हम उन तमाम षड्यंत्रों से दूर जाएंगे। कहां पे? तो हम जाएंगे मुंगेर। तो इसने क्या किया? अपनी राजधानी का परिवर्तन किया। कहां पे? मुंगेर। तो मुंगेर ला दिया अपनी राजधानी, और राजधानी लाया। इसके बाद क्या किया? अपने राजधानी की क्या किया? किलेबंदी करना शुरू कर दिया। चारों ओर से किलेबंदी करना शुरू किया कि कोई उस पर आक्रमण ना करे। इसके बाद इसने क्या किया? सेना का पुनर्गठन। जो सेना पुरानी तरीके से युद्ध करती थी, पुरानी शैली में युद्ध करती थी, तो इसने दो व्यक्ति, गुरगिन खां और तगी खां, बड़े महत्वपूर्ण नाम है, गुरगिन खां और तगी खां के नेतृत्व में अपने सेना का पुनर्गठन किया कि अगर कह सकते हैं कि फिर से युद्ध होता है तो अब कोई षड्यंत्र न हो, जैसा कि पलासी के युद्ध में षड्यंत्र हो चुका था। इसलिए गुरगिन और तगी खां के नेतृत्व में एक नए व्यूह की रचना सिखाई गई, सेना का पुनर्गठन किया गया, कुशल और योग्य बनाया गया। इसके बाद चूंकि इतना पैसा आने पर खर्च हुआ, मुंगेर आने पर इस मीर कासिम का इतना पैसा खर्च हुआ, तो पैसा आएगा कहां से? इसलिए इसने एक नया एडिशनल टैक्स जारी किया, एक नया कर, जो पुराने कर का 3/32 भाग था, और इस कर का नाम था अबाब। तो ये अबाब नामक कर जारी किया किसने भैया? तो मीर कासिम ने। क्यों? तो किलाबंदी में पैसा लग रहा था, सेना को पैसा, पुनर्गठन में पैसा लगा था, राजधानी स्थानांतरित की गई, बहुत सारे भवन बनवाए गए। तो इस तरह से इसने 3/32 भाग जो पहले वाले कर थे उसमें और वृद्धि करके लेना शुरू किया, जिसको अबाब कर कहा गया। और सबसे खास बात, इसने मुंगेर में तोप और बंदूक की फैक्ट्री डाल दी। इसने तोप और बंदूक की फैक्ट्री यहां पे डाल दी, ताकि कह सकते हैं कि इसके सेना को मजबूती मिल सके, और अंग्रेज जो कि तोपों से और बंदूकों से हमला करते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके। इसने क्या किया कि इसके अपने जो राजघराने के लोग थे, जो फिजूल खर्ची अय्यासी किया करते थे, उस पर रोक लगाया। कहा कि देखिए अय्यासी मत करिए, उस पैसा को बचाइए और राजकोष में जमा करिए। उसको कहा गया क्या भाई? तो उसी को कहा जाता है खिजरी जमा। तो खिजरी जमा के लिए अनुरोध किया कि आप लोग इतना फिजूल खर्ची मत करिए, पहले से ही हमारा खजाना खाली है, तो प्लीज आप लोग सहयोग करिए। इसके बाद इसने एक जर्मन व्यक्ति, जिसका नाम है समारू, इस जर्मन व्यक्ति समारू को अपने सेना का कर्ता धर्ता नियुक्त किया। यानी कि सेना को किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, सेना को क्या जानना है, क्या सीखना है, उसको वेल ट्रेंड देने के लिए समारू, जो कि एक जर्मन था, जो कि बहुत बड़ा बुद्धि वाला था, वह चक्रव्यूह की रचना, तोपों को सजाना, बंदूकों को नए सिरे से ढालना, यानी कह सकते हैं कि वैसा व्यक्ति जो युद्ध की स्थितियां कभी भी बदल सकता है, उस व्यक्ति जो कि पूरे इतिहास में इस जर्मन समारू को याद रखा जाता है, तो कोई आम व्यक्ति नहीं था, एक बहुत बड़ा जानकार था, जिसको कि इसने अपॉइंट किया अपने सेना में ट्रेनिंग देने के लिए, सेना को रणनीति देने के लिए, समझाने के लिए। इसने अब क्या किया इसी दौरान कि इसने पैसा मांगने के लिए, पैसा की उगाही करना चाहता था, और चूंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, बहुत सारा जाली दस्तक क्या था, जो मुगल बादशाह के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने के लिए, फ्री टैक्स व्यापार करने के लिए, अपने सामान इधर से उधर ले जाने के लिए अंग्रेजों को एक परिचय पत्र दिया था। और मैं बताऊं कि इसका जाली परिचय पत्र बनवाकर अंग्रेजों ने ही बहुत ज्यादा बेच दिया था, जिसके चलते कि राजकीय कोष खाली रहता था। अब इस पे क्या किया कि इस मीर कासिम ने जितने भी दीवान थे, जागीरदार थे, इन सबसे कहा कि देखो भैया, ऐसा काम करो तुम कि सब लोग हमको अपनी पहले पैसा देना शुरू करो, और जहां उपद्रव करते थे तो उपद्रव करने वाले को तुरंत पकड़ करके मीर कासिम जेल में डाल देता था। इसी में बिहार के एक जमींदार थे, या कहें कि जागीरदार, या पटना के कहें, बात एक ही है, तो पटना के एक जागीरदार थे जिसका नाम है राम नारायण। तो मैं आपको एक चीज बता दूं,
मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अभी यहां पे कि पटना के एक जमींदार थे राम नारायण, जो कि काफी उपद्रवी नेचर के थे। ये मीर कासिम की बात नहीं मानते थे, अंग्रेजों के पक्ष में थे, जिसके चलते इस मीर कासिम ने राम नारायण की हत्या कर दी। और जैसे ही इनकी हत्या की तो हत्या का समाचार मिला भाई किसको, तो हत्या का समाचार मिल गया बंगाल में बैठे हुए अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों को जैसे ये समाचार मिला तो अंग्रेजों ने, पॉइंट नंबर 5वां, अपने सेनापति एलिस को 147 सैनिक, स्वयं एलिस थे, यानी 148 कुल मिला के 148 लोगों को तुरंत पटना भेजा कि जाइए और वहां पर अधिकार जमाइए। अब 148 के साथ ये पटना पहुंचे सेनापति एलिस, जिसको सख्ती से आदेश दिया। किसने सख्ती से आदेश दिया? मीर कासिम। बोला कि देखो जल्दी से छोड़ के भागो, भागो भागो यहां से, भागो जल्दी भागो, पटना छोड़ के जल्दी से भागो यहां से। लेकिन जब नहीं भागा एलिस और उसके सैनिक तो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया। मीर कासिम ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद कह सकते हैं कि गिरफ्तार करते ही इसकी सूचना पहुंच गई क्या भाई बंगाल में, कि अरे भाई एलिस सेनापति था, इतना बड़ा व्यक्ति को ये मीर कासिम गिरफ्तार कर लिया है। तो अपने से कह सकते हैं कि जर्मन समारोह को लेकर के काम करता था ही, बहुत सारी बातें थी। लेकिन इसके साथ ही साथ अब ये भी करने लगा, तो बहुत सारी बातें आई यहां पे सामने। अंग्रेज तमाम चीजों को देख रहे थे और इस देखने के साथ कह सकते हैं उनके मन में भी बहुत सारी बातें थी पहले से अंग्रेजों को लेकर के, कि अंग्रेज पहले से ही कह सकते हैं मीर कासिम जो है अपनी सेना को तैयार कर रहा है, कहीं हम लोगों से युद्ध ना कर ले। इतना मेहनत से तो हमने बंगाल को अपने पक्ष में किया है और फिर से कहीं ये बंगाल हमारे हाथों से न निकल जाए। इसलिए क्या किया कि अब अभियान शुरू कर दिया। कैसा अभियान भाई? तो अब मार्च 1763 के लगभग में अभियान शुरू कर दिया। किस पे? अंग्रेजों ने एडम, जो मेजर एडम थे, अंग्रेजों के मेजर एडम को भेज दिया मीर कासिम को मारने के लिए, उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन इसी बीच परेशान होकर के मीर कासिम, चूंकि ये शाही जो दस्तक था, दस्तक का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा था, चूंकि इसका डुप्लीकेट बनाकर फ्री में व्यापार किए जा रहा था ये सब, जिसके चलते क्या हुआ कि इसने शाही फरमान जो जारी किया गया था फरुखसियर के द्वारा कि आप व्यापार कर सकते हैं दस्तक दिखा करके, तो उसको सीधे से इनकार कर दिया। बोला कि नहीं, इस दस्तक का मान्य नहीं है। और जब दस्तक का भी मान्य नहीं है ये घोषित कर दिया, तब जाकर के अंग्रेज आग बबूला हो गए। और अंग्रेजों ने क्या किया कि मार्च 1763 में जब शाही फरमान को जब रिजेक्ट कर दिया मीर कासिम ने, तब मेजर एडम को कासिम पर अभियान के लिए भेजा कि जाओ उसे पकड़ो और पकड़ करके उसे मार दो, इसके लिए भेजा गया। तो इस तरह से कह सकते हैं मेजर एडम को कासिम के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा गया। और अब देखिए यहां की स्थिति क्या होती है कि अब 1763 में में क्या हुआ, ये तमाम चीजें आपसे परे थे, ये सब आप कभी सुने नहीं थे। ये 1763 में, मार्च 1763 में शाही फरमान का भी उल्लंघन कर दिया। बोला कि हम नहीं मानते हैं ये दस्तक को, कर लिया जाए, एक आम भारतीय व्यापारी की भांति आप भी कर दीजिए। जिसके चलते 1763 में क्या हुआ कि एडम्स और मीर कासिम के बीच 4 युद्ध हुए और चारों युद्धों की स्थिति या परिणाम एक जैसा रहा कि चारों युद्धों में मीर कासिम हार गया। और ये 4 युद्ध कौन कौन से थे? तो ये 4 युद्ध थे, ये सब 1763 के युद्ध हैं। ये कटवा का युद्ध, कटवा के युद्ध में भी
मेजर एडम्स जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे वो जीते, कासिम हार गए। गिरिया का युद्ध, इसमें भी मेजर एडम्स जीते, कासिम हार गया। सूती का युद्ध, इसमें भी मेजर एडम्स जीते, कासिम हार गया। खिसियाया हुआ कासिम सोचा कि अपनी सेना की टुकड़ी और सेना नायक भेजकर युद्ध करवाते हैं, अब की बार हम स्वयं उपस्थित होंगे युद्ध में। और उदय नाला का जो युद्ध था यह भी 1763 में हुआ। इस युद्ध में स्वयं मीर कासिम सेना का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन इस युद्ध में भी बुरी तरह से मेजर एडम्स ने बुरी तरह से मीर कासिम को हरा दिया। और हराने के बाद अब मीर कासिम खिसियाया, आग बबूला हो गया और यहां से भाग गया। और भाग कर गया कहां? तो भाग के गया कहां भाई? तो भाग के गया है पटना, जिसको कि पॉइंट नंबर 6 में आप देख रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है पटना हत्याकांड। मैंने बोला था ना दोस्त कि बक्सर जो आप लोग सोचते हैं कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है भाई, 3 सेनाएं लड़ी थी, अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मिनरो। सर कुल मिलाकर के देखो, दिखाया गया था कि आपको 56 प्रकार के भोग दिए जाएंगे और नाश्ता करा के भेज दिया जाता है। वह बात है, आज आपको 56 प्रकार का भोग मिल रहा है, क्योंकि आप बिहार का हो करके भी आप ये नहीं सुने होंगे कि पटना हत्याकांड कब हुआ था। यह पटना हत्याकांड क्या था, तो मैं आपको बताऊं कि खिसियाया हुआ ये मीर कासिम 1763 में पटना पहुंचा और पटना पहुंच करके जो 148 अंग्रेज थे, उन 148 अंग्रेजों की जर्मन व्यक्ति समारू के कहने पर हत्या करने का आदेश दे दिया। यानी कह सकते हैं कि सेनापति एलिस भी शामिल था इसमें। तो एलिस सहित 147 अन्य को, यानी कुल 148 को जान से मार दिया गया। और इतना बड़ा नरसंहार, जो पहले काल कोठरी की घटना हुई थी, 123 मारे गए थे, इसमें 148 मारे गए, अंग्रेज आग बबूला हो गए। अरे बाप रे, ऐसे इसकी क्षमता हो गई, कर देगा। इसके बाद अंग्रेजों ने अभियान किया, कुछ अपनी फौजों को मुर्शिदाबाद भेजा, पुरानी राजधानी, कुछ मुंगेर भेजा, नई राजधानी, और सेना की एक टुकड़ी को मीर कासिम को मारने के लिए उसके पीछे लगा दिया। यह मीर कासिम भागते भागते कहां पहुंचता है? यह मीर कासिम कहां पहुंचता है भाई? तो मीर कासिम पहुंचता है कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और मैं ये कहूं कि उनको कन्विंस करता है, कहता है कि आप सब भी परिचित हैं अंग्रेजों की स्थितियों से, आप सब जानते हैं कि अंग्रेज कैसे हैं, आप ये भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में भी किस तरह से कांड किए हैं, इन लोगों ने पश्चिम भारत में मराठों को भी किस तरह से प्रताड़ित किया है। यही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि ये जो अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज बारी बारी करके सभी राज्यों को जीतते जा रहे हैं, आप सब कुछ जान रहे हैं। तो ऐसा काम करते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है, एक बंगाल हो गया, दूसरा जिसको कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, अवध हो गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कि कह सकते हैं मुगलिया बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं, इन सभी की संपूर्ण सेनाओं को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के पश्चात इनको युद्ध के लिए एक मैदान में इकट्ठा करके दो हाथ कर लिया जाए। तो इस तरीके से सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, तो इस तरह से अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और स्वयं इसकी सेना को तैयार किया गया। लेकिन इसी बीच इसके ठीक पहले पॉइंट नंबर 8 कहता है कि मीर जाफर को कलकत्ता काउंसिल ने नवाब घोषित कर दिया, यानी फिर से मीर जाफर को 1763 में नवाब बना दिया गया। जैसे ही इसको चारों युद्धों में हराया मेजर एडम्स ने, वैसे ही इसको नवाब बना दिया गया। तो 1763 में मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया। नवाब बनने के साथ अब जो बंगाल था, संपूर्ण बंगाल पे अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक पकड़ ले लिया, यानी पूरी तरह से बंगाल अब उनके हाथों में आ गया। सभी प्रकार के कह सकते हैं कि सभी प्रकार से जितने भी आय के साधन या स्रोत थे, सब पे अपना नियंत्रण कर लिए। केवल नमक कर जो था
वहीं 2.5% दे रहे थे। इसके अलावे किसी भी प्रकार से कुछ भी करें तो व्यापारे नहीं, कुछ भी करें तो करोड़ देते नहीं थे। और मीर जाफर को क्या चाहिए था? उनको तो नवाबी चाहिए थी कि हमको बस नवाब बना दीजिए, काम खत्म, उसके बाद हमको मतलब नहीं है। तो इस तरह से अब पृष्ठभूमि सज चुकी है। अब पृष्ठभूमि क्या सजी है भाई? तो पृष्ठभूमि सज चुकी है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना, मुगलिया बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना और बंगाल के नवाब ही कहेंगे अभी तो हम, मीर कासिम की सेना 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित हुई। और उस मैदान में कह सकते हैं कि इस 22 अक्टूबर 1764 को इस बक्सर के ऐतिहासिक मैदान में जब एक तरफ से अंग्रेजों का नेतृत्व, एक नया नया सेनापति बुलाया गया जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो को बुलाया गया जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना संयुक्त रूप से खड़ी थी। अगर क्षमता की बात करें तो अंग्रेजों की सेना मात्र मुट्ठी भर थी और वहीं संयुक्त सेना 60,000 थी। लेकिन ये सब तलवारों से युद्ध करने वाले सैनिक थे, घोड़ों पर चल के युद्ध करने वाले सैनिक थे। लेकिन अंग्रेज दूर से ही तोप और बंदूकों से वार करते थे। और इस युद्ध की स्थिति ये रही जनाब कि ये तीनों सेनाओं को, इन तीनों सेनाओं को अंग्रेजों ने, जो ये युद्ध चला था, इस युद्ध में तीनों सेनाओं को अंग्रेजों के द्वारा उन तीनों सेनाओं को धूल चटाने में मात्र 3 घंटे लगे थे। 22 अक्टूबर 1764 को 9 बजे युद्ध शुरू हुआ बक्सर के मैदान में और 12 बजे से पहले ही युद्ध समाप्त हो चुका था, जिसमें कि अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे हेक्टर मुनरो विजयी हो चुका था। उसने बंदूकों की मार से, तोपों की वार से तीनों सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। और इस तरह से अवध के नवाब की अधिकांशतः सेनाएं मारी जा चुकी थी। उसके घुड़सवार सैनिक बिना काम के अब हो गए, भाग गए थे। और इस तरह से यह बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध तो ऐसा युद्ध था जिसने कि यह साबित कर दिया कि भारत में अब कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो अंग्रेजों से सीधे तौर पे युद्ध कर सके, क्योंकि इस युद्ध को संपूर्ण भारत का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को खानवा के युद्ध के साथ संज्ञा दी जाती है। यह युद्ध इतना भयंकर युद्ध था मानो कि खानवा का युद्ध रहा हो। इसके साथ ही साथ इसे ही बंगाल का तृतीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध वास्तव में वह युद्ध था जिसने कि अंग्रेजों की जड़ें भारतीय पृष्ठभूमि में इस तरह से अधिक गहराई तक जमा दी, मानो ऐसा लगने लगा कि इस गहराई तक जिसकी जड़ें होंगी वह वृक्ष अत्यंत कहीं ना कहीं फैलाव वाला और छायादार होगा। तो इस तरह से ही कहा गया कि भाई 150 और 200 सालों से पहले अब भारत में अंग्रेज यहां से जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब कोई सत्ता अंग्रेजों को इनके भूमि से हटा नहीं सकती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या हुआ यहां पे कि दोस्त, मीर जाफर जो अभी गवर्नर है, माफ कीजिएगा नवाब है, इस मीर जाफर की कुछ ही समय में यानी कि जनवरी 1765 में मृत्यु हो जाती है। अगली कड़ी ये रहा आपके सामने। कमेंट करके बताते रहिए लोग कैसा लग रहा है सेशन, कैसा लग रहा है सेशन आप लोगों को।
तो जैसा मैंने कहा आपको कि जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया। अब नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया और अंग्रेजों ने अब नजमुद्दौला को नवाब समझा नहीं, अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इसी बीच सबसे ऐतिहासिक घटना कि क्लाइव का फिर से गवर्नर बन के भारत आना। रॉबर्ट क्लाइव फिर से गवर्नर बनकर के भारत आ गया, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता मिली थी, ये सत्ता कैसे संभाली जाएगी, क्लाइव के अलावे किसी अन्य के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी क्लाइव बहुत चालाक था। क्लाइव चाहता तो पूरा उत्तर प्रदेश, इसके अलावे हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र, इसके साथ ही साथ पूरे बंगाल पर अपने प्रशासक को बैठा करके राज कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो जानता था कि उसके सैनिक, जो उसके अपने लोग हैं, इतने कम हैं कि कह सकते हैं कि तुरंत बगावत हो जाएगा। और वैसे भी वो मुगलिया बादशाह इतना बड़ा नाम है, भले युद्ध में हार गया हो, लेकिन फिर भी कह सकते हैं उसके प्रति भक्ति जनता के मन में अभी भी है। और सोचता था कि सारा अभी कह सकते हैं कि राजकोष हमारे ही हिस्से है, तो कुछ ऐसा संधि ही कर लिया जाए कि ये लोग नाम मात्र के राजा बचे और पूरी तरह से कमांड हमारे हाथों में रहे। अब उसी के लिए उसने क्या किया कि अब उसने संधि किया। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि की गई। अब मैंने यहां पर लिखा है पहली संधि, और आप केवल अभी तक पढ़े थे इलाहाबाद की संधि, तो इसमें क्या है भाई, तो दूसरा का संधि है, पहली का संधि को मिक्स करके पढ़ा दिया गया था आपको। लेकिन यहां पे क्लियर हो रहा है कि इलाहाबाद में 2 संधियां हुई। पहली संधि किसके साथ की भाई, तो पहली संधि की मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से, और दूसरी संधि करता है किसके साथ, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। आप पूछेंगे मीर कासिम के साथ क्या किया, अरे मीर कासिम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया हो, दिल्ली में जाकर के अंतिम में शरण लेकर के अपनी जिंदगी व्यतीत किया, जो कि 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। तो हम आपको बताएं मीर कासिम का तो अस्तित्व खत्म हो गया समझिए। तो इसने आई लोग अपना शासन छोड़ के कहां भाग के जाता, मुगल बादशाह कहां भाग के जाता, शुजाउद्दौला कहां भाग के जाता। तो मैं आपसे यह कहूं कि इलाहाबाद की संधि जो पहली संधि थी वह शाह आलम द्वितीय के साथ थी 12 अगस्त 1765 को। और कह सकते हैं कि इस संधि में क्या क्या शर्त रखी गई, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ध्यान रखें, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अभी तक सुने थे कर मुक्त व्यापार, लेकिन पहली बार अब आप सुन रहे हैं दीवानी। ध्यान दीजिएगा, यानी पूरा बिहार पहले तो 3 जिला में वसूलवे करता था, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव में। अब क्या हुआ कि सोचा कि 3 जिला में इतना अधिक पैसा मिल रहा है, तो तीनों हम इतना बड़ा बड़ा प्रांत में अब वसूलेंगे, तो पूरा पैसा वसूल के हम रखेंगे। तो दीवानी वसूलने का अधिकार मांगा। कर मुक्त व्यापार तो करबे करता था, दीवानी सारा लगान हमारे पास में आएगा। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अब इसको चाहिए थी। इलाहाबाद की संधि में यह बात कही गई। दूसरा था ये भाई कि केवल कड़ा और इलाहाबाद के जिला दे दिया गया मुगलिया बादशाह को, और दिल्ली में लाल किला में उनको रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। कहा गया कि 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन ले लीजिए और पूरी तरह से हमारा नियंत्रण होगा। अंग्रेजों ने कहा कि हम नियंत्रण करेंगे आपको, आप कुछ वो नहीं है। इसके बाद क्या कहा गया कि इसके बदले में हमको उड़ीसा की जागीरदारी चाहिए। उड़ीसा में भी कहीं कहीं छोटे छोटे जिलों में मालगुजारी वसूलने का, दीवानी वसूलने का अधिकार चाहिए। यानी पूरी तरह से मुगलिया सत्ता को कंट्रोल कर लिया, मुट्ठी में रख दिया। 26 लाख मोटा मोटी समझिए, बाकी कुछ वो नहीं। अब आते हैं कि 16 अगस्त, 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। किसके साथ हुई भाई, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ये अवध क्या है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके ये पूर्व उत्तरी प्रदेश के जितने भी इलाके हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी इलाके हैं, इस सबको अवध कहा जाता था, जो कि सबसे बड़ी सेना इसके पास थी। तो इनसे कहा कि देखो तहरे चलते युद्ध हुआ तो तुम्हारा ही सबसे अधिक सैनिक था, इसलिए 50 लाख रुपया
युद्ध के हर्जाना के रूप में अंग्रेजों का आप जल्दी से दे दीजिए। अब सुजाउद्दौला के पास कोई विकल्प था ही नहीं, बोला ठीक है, बोला कि अवध में अब हम मुफ्त व्यापार करेंगे, टैक्स नहीं देंगे और अवध में भी। इसके बाद बोला कि चुनार का दुर्ग भी हमको चाहिए। बोला कि कह सकते हैं कि कड़ा और इलाहाबाद को छोड़ करके शेष जगह आपका हो जाएगा, क्योंकि कड़ा और इलाहाबाद हम मुगलिया बादशाह को छीनकर आपसे देना चाह रहे हैं। और इसके बदले में सबसे बड़ी बात यह कह दी कि हम आपके यहां स्थायी सेना रखेंगे कि जहां 3-5 करिएगा तो काट देगा वहीं पे। तो पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया अवध को भी। तो इस तरह से इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरी संधि का निष्कर्ष यह निकला कि अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश और मुगल का जो भी साम्राज्य था वह अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया, मुफ्त व्यापार का केंद्र बिंदु बन गया। और इस तरीके से अब अंग्रेजों ने अपनी साख पूरी भारत में जमा ली। और इस तरीके से यह देखा जाने लगा कि अब अंग्रेजों की सत्ता, अंग्रेजों की शख्सियत इस तरह से हो पहुंची है कि अब अंग्रेजों को यहां से हटाना सामान्य बश की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अंग्रेज डरते थे कि अगर संपूर्ण भारत की सेना एक साथ आ गई तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे करते हुए नवाब के पद को आगे जारी रखा और कुछ समय के बाद नवाब के पद को हटाया। ऐसा नहीं कि सब कुछ आ गया तो अब बंगाल में नवाब क्या करेगा, लेकिन फिर भी नवाब के पद को जारी रखा था। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि 1765 से 1766 तक नवाब के पद पे नजमुद्दौला, जो कि मीर जाफर का पुत्र था, इसको रखा। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने कहा कि सब हमारे पास आइए गया है तो क्या करोगे नवाब रह के, तुम 50 लाख रुपया पेंशन ले लो। और उसके बाद नवाब के पद से हटा दिया। मतलब कि नवाब रहो लेकिन कार्यभार नहीं करोगे, 50 लाख रुपया लेके चुपचाप खाओ पियो मौज करो। लेकिन बेचारा की मृत्यु 1 साल में हो गई, 1666 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1666 से 1670 तक 4 वर्षों तक अगला नवाब बना सैफुद्दौला। और सैफुद्दौला को पेंशन के रूप में कम कर दिया मात्र 12 लाख। अंग्रेजों ने कहा कि अरे भाई पैसा लेके क्या करोगे इतना, वैसे भी नवाब की हमको अब जरूरत नहीं है, मात्र 12 लाख में सिमटा दिया इनको। 1770 में इसकी मृत्यु के बाद अगला नवाब बना जो कि अंतिम नवाब था, मुबारकदौला। और इस तरह से मुबारकदौला को इससे भी कम पेंशन दिया, 10 लाख। इसी बीच क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर बन करके आता है, और 1772 में आपको मालूम है कि तमाम चीजें आती हैं। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात हो, अलग अलग प्रकार के, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट की बात, मतलब अलग अलग प्रकार के एक्ट आते हैं, अधिनियम आते हैं। उसी दौरान उसने क्या किया कि बंगाल में नवाब नामक पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बंगाल में नवाब नामक पद पूरी तरह से वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, समाप्त कर दिया कि ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, ना नवाब रहेगा और ना हम कोनो पैसा उसको पेंशन के रूप में देंगे। और पूरी तरह से हमारा बंगाल भी हो गया, हमारा बिहार भी हो गया, हमारा उड़ीसा भी हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश भी हो गया, बनारस भी हो गया, गोरखपुर भी हो गया। कह सकते हैं कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़ करके संपूर्ण मुगलिया सत्ता भी हमारे अधीनस्थ हो गई। और हमको क्या चाहिए? तो इस तरह से बक्सर के युद्ध ने ऐसी पृष्ठभूमि बदल के रख दी कि अब अंग्रेज अपने आप को यहां का मालिक समझ बैठे। उनका राजनैतिक कहीं ना कहीं अधिकार हो गया, व्यापारिक अधिकार हो गया, और इस तरह से एकलौते होकर के भारत में शासन करना शुरू किए। लेकिन दोस्त, हम अवश्य कहेंगे कि अगर गद्दार न हुए होते हमारे यहां, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में किसी भी प्रकार से अंग्रेज हो या अन्य कोई व्यापारी यहां पर टिक नहीं पाते, केवल अपने उद्देश्य तक ही सीमित रहते। लेकिन जब प्लासी के युद्ध की बात करें तो अपनों ने ही अपनों को लूटा। तो दोस्त, जब जब षड्यंत्र होगा तब तब इतिहास कुछ परिवर्तन करेगा और शायद हमारा
जो आज भविष्य 200 वर्ष और आगे जा सकता था, आज 200 वर्ष पीछे है। मैंने आपके समकक्ष अपना बेस्ट रखा, जैसा मैंने वादा किया था आपसे कि आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़े होंगे बक्सर का युद्ध केवल 22 अक्टूबर 1764 पढ़े होंगे, यह भी नहीं मालूम होगा कि किस कारण से युद्ध हुआ था। यह दस्तक जो कि बक्सर के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया। मैंने सभी बातों की चर्चा की। आपको कैसा लगा ये सेशन अवश्य मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पर कमेंट के जरिए। इसके साथ ही साथ मैं इसका जो बोर्ड पर आपने देखा है, इसका फोटो मैं कैप्चर करके आपको भेज दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में सहायता मिले। इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि हो सकता है कि अगला क्लास इसका क्वेश्चन का होगा, जिसमें कि पलासी के युद्ध, जिसमें कि बक्सर के युद्ध और इसी युद्ध के दरमियान के क्वेश्चन आपके बीच रखे जाएंगे, जिसको कि एक एक करके आपसे पूछा जाएगा और आप अपना कमेंट करके इसका जवाब देंगे। और कह सकते हैं उसके बाद मैशूर पढ़ने को मिलेगा, तो प्लीज नोट्स बनाइएगा और मुझे अपना संदेश व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पे 9097545955 के माध्यम से दीजिएगा। कैसा लगा आपको और भी बताइएगा, किस चीज का सुनना है। थैंक यू वेरी मच गाइज। मैं प्रकाश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और विदा लेता हूं आपके इस सेशन से। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।